जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के शो पर आदित्य सत्संगी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल एंड आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आदित्य जी, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका है और इनफैक्ट भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, जो अंडर वाटर ट्राइकलर जो कॉल किया गया जी, उसका उपयोग हुआ इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन जब से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई और अब हम एक लॉन्च तक पहुंच चुके हैं, तब से हम देख रहे हैं कि जो भारत है उसमें ऑपोजिशन बड़ा बढ़ चढ़कर इसका विरोध कर रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट सामने आया था, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने एक बड़ा आर्टिकल हिंदू में भी लिखा था अगेंस्ट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। उसमें कह रही हुई इन्वायरमेंट को ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब राहुल गांधी भी वैसे ही कुछ कर रहे हैं। आखिर ये कहानी क्या है? जब भी भारत में हमने देखा है, फैक्चुअली ये बात है कि चाहे बॉर्डर पर जब हम देख रहे थे डेवलपमेंट की, सड़कों की बात होती है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात है, तब भी एनवायरनमेंट के विरोध में लोग आ जाते हैं कि भाई एनवायरनमेंट हमारा वो हो रहा है। कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आए दिन हम खुद उसका रीजन बनते हैं, एनवायरनमेंट को, सारा को जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ इतना क्यों है? आप कैसे इस पूरी उसको देखते देखिए, ये भारत की जो अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी, हैं? ये ये इम्प्रूवमेंट के अपोजिशन नहीं है। मतलब कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो, उस पे कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स दे, वो अपोजिशन नहीं है। इट इज़ अपोजिशन टू इंडिया। मतलब कि वो भारत के विरोधी काम करते हैं। मतलब ये नहीं कि वो अपोजिशन पार्टी में सरकार का कोई अच्छे पॉइंट पे विरोध करें। देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले क्यों नहीं किया। दूसरा कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपको ये जो आपने रिजर्वेशंस बनाए वहाँ पे ताकि प्रोटेक्ट द लोकल इनहैबिटेट ओवर देयर, उस पे आपने क्यों नहीं काम किया। कि उस पे आप क्यों नहीं वहाँ पे आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को डिप्लॉय करते हैं, या उस पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को थोड़े टूल्स क्यों नहीं देते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ। ये वो उनके पास नहीं है। उनको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, हेलीकॉप्टर नहीं है उनके पास। सो या ड्रोन की ज़रूरत है, वो नहीं। अब ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ, इस पे सरकार कुछ काम कर सकती है। अब लेकिन अगर आप इस पे अपोज करते हैं कि वहाँ पे डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, ये तो अलग ही बात होगी। देखिए, अंडमान निकोबार का जो इतिहास है, अंग्रेजों ने जेल भी वहाँ पे बनाई काला पानी की, वहाँ पे सावरकर को रखा गया, और अंग्रेजों ने उसको यूज किया एज ए नेवल बेस। कि जो भी उनको लगता था, जो उनके रूल को अपोज करता था, उसको अंडमान निकोबार भेजते थे वो। प्लस दे यूज्ड टू मॉनिटर कोको आइलैंड्स, जो भारत ने दे दिया बर्मा को। देना नहीं चाहिए, तो वहां पे चाइनीज मिलिट्री बेस बैठा हुआ है, तो चाइनीज आर ऑलरेडी देयर। अमेरिकन सेंट मार्टिन आइलैंड, जो बांग्लादेश और बर्मा के पास छोटा सा द्वीप है, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं मिसाइल बैटरीज लगाने के लिए। तो ये दिस एरिया हैज कम इनटू प्ले। और दुनिया में 8 चोक पॉइंट्स हैं ऐसे ट्रेड के। एक मलक्का है, हॉर्मूज है, रेड सी है, फिर आपका केप ऑफ गुड होप है सदर अफ्रीका में, पनामा कैनाल है, फिर आपका टर्की और ब्लैक सी वाला जो एग्जिट है वो है। तो दीज आर द फ्यू मेजर 8 टोटल स्पॉट्स आर देयर विच आर, जो इनको कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। हॉर्मूज स्ट्रेट से 20% 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल जाता है, और मलाक्का स्ट्रेट से 23 मिलियन बैरल पर डे तेल जाता है। और इंडोनेशिया के साथ अभी जब अमेरिका ने एग्रीमेंट किया था, वो किया था तुरंत उसके बाद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट बोलते हैं मैं वहां पे टोल लगाऊंगा। सी, आर्मिंग द स्ट्रेट, जो अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। द ओनली कंट्री विच इज ऑन द डोर ऑफ दैट स्ट्रेट इज इंडिया। क्योंकि डोर तो वही बोलेंगे ना जहां से लोग घुसते हैं, बाकी जगह तो कंज्यूम करते हैं। मलक्का स्टेट इज नॉट ए डोर टू इंडियन ओशन। इंडिया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ट्रेड फ्लोज फ्रॉम हियर टू देयर, सेलर्स आर कमिंग फ्रॉम इंडियन ओशन टू देयर। और तो ये जो स्ट्रेट है, इस पे जैसे अमेरिका ने इंडोनेशियन मूव किया, आप देखेंगे इंडिया की जो पुरानी, मैं बहुत इंडिया के सिक्योरिटी टीम को दाद देता हूँ मैं, कि दे सी फार हेड। हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड ऑलरेडी बन चुका है, ब्राह्मोस मिसाइल्स बैटरीज लग चुकी हैं, हमारे नेवल शिप्स उधर पार्क होते हैं,
डॉर्नियर वहाँ पे अपना डॉर्नियर भी लैंड करता है, प्लस आपका पोसाइडन भी लैंड करता है, प्लस हमारा मिसाइल बेसिस वहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए, क्योंकि भारत वहाँ से बहुत चीज़ें इन्फोर्स कर सकता है। तो इन्होंने पहले से इसको प्लान करके रख दिया, तो प्रोटेस्ट का कोई यूज़ नहीं है इस समय बाय द वे। लेकिन फिर भी बोला है तो उस पर बात करनी चाहिए कि अमेरिका की आई वहाँ पे इंडोनेशिया की तरफ से थी, और आपको देखा होगा कि भारतीयों ने, अब ये सब काम तो बोलते हैं ना अदृश्य राज्य करता है, अब समझ जाते हैं कौन है अदृश्य राज्य भारत में भी। तो उन्होंने तुरंत एक न्यूज़पेपर आर्टिकल छपवा दिया संडे गार्जियन में। संडे गार्जियन आर्टिकल का क्या इंपॉर्टेंस हुआ कि अगले दिन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की सरकार हिल गई, बोले बेच दिया इसने, और उसके बाद तुरंत बाद उसने बैक ट्रैक किया। तो पीट हेगसेथ का एग्रीमेंट था कचरे में गया, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अमेरिका का इंडिया से, दैट इज द लेवल इट इज। तो कल ही भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट किया, 1500 किलोमीटर में मारेंगे। तो ईरान ने तो 300 की रेंज लगाई है, हम आपकी डियो गार्सिया को खत्म कर देंगे अगर आपने ये किया तो चेकमेट किया भारत ने। लेकिन नॉनदलेस इसका इंपॉर्टेंस आप ये समझ सकते हैं कि 23 मिलियन बैरल पर डे का तेल ट्रांसफर होता है, प्लस मेजर इकोनॉमीज रन ऑन दिस स्ट्रेट इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। भारत की लुकीस्ट पॉलिसी ऐसी चलती है। और अमेरिका ने बहुत सारे द्वीप ऑक्यूपाई किए हुए हैं, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में राइट्स लिए अभी, और सारे द्वीप उसमें सब में नेवल बेसिस बना के रखे हैं। कल को अमेरिका हॉस्टाइल होता है भारत के मिलिटरीली, तो अमेरिका कोई भरोसा नहीं है, कोई नया प्रेसिडेंट आ जाएगा बोलेगा आज से हम कूद पड़ेंगे लड़ाई में। तो भारत इज रेडी फॉर दैट इवेंचुअलिटी। इसके लिए देखिए क्या होता है कि सबसे पहले गुप्तचरी, फिर आपकी सेना, फिर थर्ड लेवल होता है डिप्लोमेसी, उसके बाद चौथा लेवल होता है आपका इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी फर्स्ट नहीं होता। अब देखिए ईरान की क्या इकोनॉमी है, फिर भी लड़ रहा है ना वो, बट बिकॉज ऑफ दैट फाइट दे आर अर्निंग मोर मनी देन बिफोर द वॉर। 28 फरवरी से पहले से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं ईरानियंस पर डे। बट सो द ये दुनिया कलयुग में ऐसी ही है कि यहाँ पे, और ये अभी का प्रिंसिपल नहीं है, ये तुम्हारे पुराने इतिहास का प्रिंसिपल है कि जब आपकी सेना सशक्त होती है तो आपका आर्थिक उन्नति होती है। और इमेजिन करिए सिंगापुर वो नीचे है, सिंगापुर का तो इतिहास आपको मालूम है, हिंदू राजाओं ने बनाया था उसको। अब वो इतना छोटा सा कंट्री है एंड हैज सच ए मेजर इकोनॉमी बिकॉज ऑफ पोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोज हम यहाँ पे कोई पॉपुलेशन तो इम्प्लोजन करने वाले नहीं है, जैसे मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आइलैंड को बचाना है तो यहाँ पे फुल्ली ऑटोमाइज AI बेस्ड कंटेनर हैंडलिंग सिस्टम लगाए जो मिलियंस ऑफ टन्स को हैंडल करे एंड बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्ट। ये इसका ये कैपेसिटी है, इसका पोटेंशियल है। इट विल बिकम द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट पोर्ट प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आपको मालूम ही है, वेरी स्ट्रांग। ये भारत की इकोनॉमी में कम से कम 5 से 10% का इंक्रीज करेगा, 5 से 10%। लेकिन आदित्य जी एक बात बताइए, एक तरफ तो हम जान रहे हैं कि भारत जो है वो इंडियन ओशन में एकदम मतलब अपना पूरा ये सारा कुछ वर्चस्व और पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है, ऑपोजिशन इसको के विरोध में कर रहा है, प्लस ये एनवायरमेंट की, बायोडाइवर्सिटी, ट्राइबल कम्युनिटीज और पता नहीं क्या क्या ये मुद्दे जो उठा के सामने लाए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि भारत इंडियन ओशन में एक तो अपने आप को पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी साथ साथ क्रिएट हो रहे हैं, ये कैसे आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए क्या है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो ये जबरदस्ती का है, इसे वेस्टेड इंटरेस्ट। अब इसे 3 ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। एक है ब्रिटिश अध्यक्ष राज्य, ब्रिटिश मोनार्की, अमेरिका का ट्रेड के रिलेटेड उसको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? अगर आपको देना है तो आप पनामा कैनाल से भी हमको हिस्सा दो ना, तो लेट्स टॉक इक्वल। तो अमेरिका की डिमांड थोड़ी अनरीजनेबल है। वो बोल रहे हैं कि हमारा बेस डियो गार्सिया है, होना भी नहीं चाहिए, व्हाई शुड इट बी देयर। अब आती है तीसरा चाइना की बात, बिकॉज चाइना इज द मेन अपोजिशन, बिकॉज वो फंड कर रहा है इस तरह की बकवास को इंडिया में। ना चाइना को पता होना चाहिए कि सरकार वो लोग के नहीं है जिनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया तो चाइनीज का पूरा तेल रोक सकते हैं बाहर, जैसे अभी तेल अवीव का तेल निकला है, चाइना का भी तेल निकल सकता है यहाँ पे। सो द पॉइंट इज
कि देखिए चाइनीज इंटेलिजेंस का तो काम ही ये होगा कि अगर ये बेस, ये भारत का जो बेस है स्ट्रांग होता है, देन कोको आइलैंड्स इज कुक्ड, बर्मा का सदर्न इन्वेस्टमेंट इज कुक्ड, और इंडोनेशिया का इन्वेस्टमेंट इज कुक्ड, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत गेम, वहाँ का प्रेसिडेंट बहुत ही करप्ट है, और वहाँ का प्रेसिडेंट आप सोच लीजिए सोनिया गांधी टाइम्स 2 है, इतना चोरी करता है वो, एंड देन तो उसका भी गेम खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे एक तरीके से चाइना और अमेरिका कोलैबोरेट कर रहे हैं टू स्टॉप दिस बेस, इसलिए आप देख रहे हैं ऑन ऑल द लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ये अपोजिशन आपको दिख रहा है। इसका भारत में कोर भारतीयों को अपोजिशन नहीं है, ये सारा पॉलिटिकल पार्टी ड्रिवन अपोजिशन है, दैट इज ओनली इन द मीडिया। अभी कौन सा भारतीय नहीं चाहेगा कि उसको जॉब्स मिले, और ये जो एरिया है कंटेनर्स का, इमेजिन कि वो पूरी दुनिया के कंटेनर्स को मैनेज करेगा, सो मेनी इंडियंस विल बी एम्प्लॉयड। और आदित्य जी सिर्फ इकोनॉमी और जॉब्स की बात नहीं है, मोर देन दैट वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमारे लिए इंडियन ओशन में जैसे कि हम बात कर रहे हैं वहां पर हम लोग उसकी बात करते हैं, प्लस चाइना हमारे उधर बैठा हुआ है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सोनम वांगचुक आपको याद होंगे, वो भी इसी तरह से विरोध में बैठे थे जब भी उधर से चाइना आप देख रहे थे कि बॉर्डर पे सारा अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ डेवलप करा था, लेकिन भारत में जब भी इसकी बात हुई तो अरे आप तो एनवायरमेंट को ये कर रहे हैं, सोनम वांगचुक आपको बैठेंगे धसने पे, और फिर पता नहीं क्या क्या। ये ड्रामेबाजी भारत में होती है, और कहीं हमने किसी भी देश में मैंने ये ड्रामेबाजी नहीं दी, कहीं पे भी अगर ग्रेटा थनबर्ग नहीं रोती है। ये भारत में क्या है कि डेमोक्रेसी को हमने काफ़ी एक्सट्रीम में लेके चले गए, हम्म, वो ऑलरेडी डीमन क्रेजी बन चुका है। सो डेमोक्रेसी को इतना एक्सट्रीम में लेके गए हैं कि हम वो भारत का पक्ष ही रखना भूल गए, और जो कोई भारत का पक्ष रखता है, जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, तो उनको लोग पीछे पड़ जाते हैं दबाने के लिए कि ये तो पता नहीं नेशनलिज्म इज़ बैड, ये डायलॉग यूज़ किया जाता है, जबकि I consider nationalism should not be the word. Indeed, native should be the word. ठीक है, तो भारत से ज़्यादा किस देश ने नेटिव आदिवासियों की रक्षा की, आप बताइए मुझे इतिहास में। भारत की आज़ादी के बाद भारत की सभी भाषाओं को डेवलप किया गया, उर्दू भी भारत की ही भाषा है बाय द वे, Yes, भारत में डेवलप हुई थी, जो लखनऊ में लोग डेवलप हुई थी। अपोज करते हैं, मैं कहते हैं भाई हमारी भाषा उत्तर प्रदेश से जन्मी हुई भारतीय भाषा है, आप पाकिस्तान को क्यों ऑन करने दे रहे हैं? वो लखनऊ तो की भाषा बोलते है, भी हम। पाकिस्तान को तो भाषा भी खुद की नहीं है, है ना? एग्जैक्टली। इतिहास मालूम होना चाहिए। और उर्दू के बाद हिंदी बनाई गई थी बाय द वे, अगर आप इतिहास का क्रोनोलॉजी आप देखें, है ना, उन डिफरेंसेस, हिंदी में संस्कृत ज़्यादा है, उर्दू में फारसी ज़्यादा है, बट दोनों संस्कृत भाषाएं हैं, संस्कृत बेस्ड है दोनों के दोनों, बस उसमें उन्होंने लिपि यूज़ करी अरेबिक, विच इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर वो देवनागरी में लिखेंगे उर्दू तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, वैसे भी हम हिंदी में वही लिखते हैं, देवनागरी में लिखते भी हैं। तो भारत ने वहाँ के आदिवासियों को बचा के रखा। तो क्रिश्चियन ग्रुप्स क्या चाहते हैं कि वहाँ कन्वर्जन किया जाए, चर्च खोले जाए, कैथोलिक ग्रुप्स चाहते हैं, इसलिए डीएमके का पोजीशन है और राहुल गांधी का पोजीशन है, क्योंकि सोनिया गांधी तो वेटिकन ड्रिवन है, एक थी टेरेसा, उसको मदर बोलना ही श्राप होता है, मदर बोलेंगे तो सर डायन कूद जाएगी आपके ऊपर, जो उसने बच्चों के साथ किया। तो सोनिया गांधी का ऑब्जेक्टिव वहाँ पे चर्चेस खुलवाना, कन्वर्जन कराना, क्योंकि कन्वर्जन कराने से आप वहाँ की सत्ता ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है उसको रोकना, क्योंकि उससे मिलिट्री हार होती है उसकी। अमेरिका तो किसी भी हालत में कुक्ड है, चाइना तो फिर भी बच जाएगा क्योंकि उसके बीच में 2-3 कंट्रीज और आ जाती है समुद्र में। अमेरिका तो मिलिट्री दृष्टि से पूरा ही गॉन केस है। सपोज अमेरिका अगर कोई एक्शन लेता है तो डियो गार्सिया पे तो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिरने वाली है, तो देयर इज नो डियो गार्सिया विल बी लेफ्ट इन 5 मिनट्स। पाकिस्तान को 22 मिनट लगे थे, इनको 5 मिनट लगेगा, क्योंकि ईरान ने तो सिंबॉलिक एक वो किया था, यहाँ से एकदम 400 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, पास नहीं घूम पा रहे हैं, है ना। तो भारत तो केस ही अलग है, क्योंकि अगर भारत को टैकल करना होगा तो वो करेगा बिल्कुल। और भारत ने भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पकड़ ली है, डियो गार्सिया के पीछे भी है, आगे भी है, तो अब कहाँ से लड़ोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ से अमेरिकन प्लेन्स को उड़ना पड़ेगा। और दूसरा आता है भारत के लिए खतरा इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की करप्ट सरकार है। इंडोनेशियंस आर गुड पीपल,
इंडोनेशियंस वो हमारे जैसे लोग हैं, हिंदू कंट्री होती थी पहले, वो फोर्सिबली अभी भी रामायण तो वहाँ पे मेन बुक है, कल्चरल बुक तो उनकी रामायण ही है। तो इंडोनेशिया का केस थोड़ा अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी करप्ट है और वो चाहते हैं कि वो अरबी दिखे, और अरबी उनको बोलते हैं, उनका चेहरा देख के चिंकू पिंकू बोलते हैं, विच इज रेसिस्ट वर्ड, है ना, विच शुड नॉट बी सेड। तो अरबी लोग उनको पसंद नहीं करते। तो ये जो बेस है, इट इज ए मिलिट्री सिक्योरिटी फॉर भारत as well as like-minded countries like Thailand, like-minded countries like friendly जनता ऑफ बर्मा, भारत के लिए तो फ्रेंडली है, और फ्रेंडली जनता ऑफ मलेशिया भारत के लिए कभी कभी मुंह उठाते हैं उनका का प्रेसिडेंट, बट स्टिल कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और आपका तो मेजर फिलीपींस, फिलीपींस आपकी कॉलोनी है, अमेरिकन कॉलोनी है, और वो भी उनका भी संबंध हमारे देशों से ही आता है, मलय देश। सो बट तो ये जो भारत की लुकीस पॉलिसी है, that has the potential to get more money from the look west policy, more money. Bharat has always looked towards the east, not to the west. और अभी जापान ने प्रपोज किया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसने प्रपोज किया है कि इंडिया शुड बाय नगोमा क्लास डिस्ट्रॉयर, हमको नहीं चाहिए, हमारे बेसिस, हमारे जो शिप बिल्डर्स हैं अच्छा शिप बनाते हैं, बेटर देन नगोमा क्लास। तो नगोमा क्लास को बेचना चाहता है, और देन दे से विल जॉइंटली पेट्रोल इंडियन ओशन। नो, इंडियन ओशन इज, इंडियन ओशन रीजन इज अ बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी, भारत सरकार की है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत टू स्ट्रेंथन द बेस, और प्लस इकोनॉमिक पोर्ट जो बना रहे हैं, दैट आल्सो शुड बी मेड इन अ बिगर वे। अब अमेरिका अपोज करता है पोर्ट को, तो जो पोर्ट का पोजीशन है वो अमेरिका से आ रहा है, जो एनवायरमेंटल अपोजिशन है सोनिया गांधी का, वो आ रहा है कैथोलिक चाइना, चर्च, कैथोलिक चर्च से। कैथोलिक चर्च, चाइना भी करता है ये प्रोपेगेंडा। हाँ, वो चाइना और कैथोलिक चर्च एक साथ ही जुड़े हुए हैं। चाइना पैसा देता है कैथोलिक चर्च को, और ये उधर से आ रहा है। और जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक अपोजिशन है इसको, वो इस चाइना से एक्चुअली, क्योंकि ये पोर्ट जैसे ही बनता है या ये मिलिट्री बेस तो ऑलरेडी फंक्शनल है, चाइना तो इज डन केस, इज ऑलरेडी फंक्शनल। तो चाइना ने बहुत लेट अपोजिशन किया है। तो मुझे लगता है कि सारा अपोजिशन फॉर्मेलिटी है, कि पैसा लिया हुआ है तो थोड़ा तो बात करनी पड़ेगी, बस यही है। आई एम नॉट श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि कोई सुनने वाला नहीं है इधर। तो राहुल गांधी चाहे नाच ले, पेड़ से प्रोजेक्ट कूद पड़े। लॉन्च हो चुका है, हाँ, प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और भारत सरकार बहुत तेजी से, बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसके बाद कितना कुछ बदल जाएगा। अगर मैं आपसे ही चाहूंगी दर्शकों के लिए, अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की हम बात करें, कितने बड़े बदलाव और कितना ज्यादा फायदेमंद भारत के लिए होने वाला है। आप एनुअली स्ट्रेटेजिकली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, कई सारे ऐसे नजरिए एनुअली मैं विद इन फ्यू इयर्स, मे बी 3 years, एनुअली इसका पोटेंशियल है $500 बिलियन पर ईयर। 500, नॉट 100, नॉट 200, इसको क्यूमुलेटिव आप देखिए, 3 साल में $500 बिलियन पर ईयर, क्योंकि आप दुनिया का 23% ट्रेड को कंट्रोल करेंगे, 23%। सो दिस पोर्ट कैन मेक इट बिग। दूसरा है कि भारत डीगो गार्सिया के लिए जॉइंट ओनरशिप की बात करें मॉरिशस के साथ, प्रेशर डाले, अमेरिकन को बोले आपको क्यों एक्सपेंड करना है, हम मेंटेन करते हैं ना, हम सिक्योरिटी करेंगे आपकी, ये एग्रीमेंट साइन करें अमेरिका के साथ। सो वन डिगो गार्सिया इज जॉइंटली अंडर इंडो मॉरिशस कंट्रोल, वो हमारी लंका भी है बाय द वे, और दिस पोर्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। वी आर इजीली लुकिंग एट 1000, और ईरान भी खुश, मिडिल ईस्ट भी खुश, सब लोग खुश। भारतीय नेवी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जबकि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी, जो अमेरिकन नेवी नहीं कर सकती वो इंडियन नेवी कर सकती है। सो तो और सब लोग प्लस खुश थे। भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज भी आता है, अगर इतने बड़े लेवल पर यहाँ से एब्सोल्युटली, सारा एब्सोल्युटली, जैसे अमेरिका हाथ मोड़ता है भारत भी करेगा। उसके पीछे आता है आपका 2 बेसेस हैं फ्रांस के, रियूनियन आइलैंड और एक एंटार्क्टिका की तरफ बेस साउथ में है, दैट इज अ फ्रेंच मिलिट्री बेस। उसको भी खाली कराने की जरूरत है, बिकॉज
आई नो इट इज अननेविगेबल, वहां पे समुद्र के करंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, अननेविगेबल, बट स्टिल अ थ्रेट इज अ थ्रेट। कि व्हाई यूरोपियंस शुड बी इन दिस हेमिस्फीयर, व्हाई यूरोपियन शुड बी इन मेडिटेरेनियन और दैट साइड। हम तो नहीं जा रहे उधर डिप्लॉय करने के लिए, हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि हम जिब्राल्टर बेस बनाने जा रहे हैं, जिब्राल्टर इज एक चोक पॉइंट, हम तो वहां बेस बनाने नहीं जा रहे हैं। तो लेट यूरोपियंस बी यूरोपियंस ओवर देयर। और प्लस आप यहाँ पे देखिए रशिया का और भारत का एग्रीमेंट, रिलॉस एग्रीमेंट, इट हैज क्रिएटेड बटरफ्लाइज इन पीपल्स हार्ट, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की डिप्लॉयमेंट है, TU-95, TU-60, TU-160, जो भी इनके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं। सो दैट मीन्स रशियन, तो इंडिया का एक्सेस आर्कटिक में भी जाता है, इंडिया का एक्सेस एंटार्क्टिका की तरफ भी रहता है, दोनों साइड रहता है। सो ये सब इश्यूज जो हैं इन लोगों को जलन दे रहे हैं। और आपको मालूम ही है एंग्लो सैक्सन समाज में बोलते हैं ना बॉम्बे में जलियल पकोड़ा, ये जलियल पकोड़ा ही है सारे। मीन्स किसी भी बात पे जेलस हो जाते हैं, किसी बात पे जेलस, मतलब कि कोई एक स्टैंडिंग ही नहीं है कुछ भी। कोई जो सा प्रोग्रेस करे जलन हो जाती है कोई। बट आई अंडरस्टैंड इट इज ऑल पॉलिटिक्स एंड फाइनेंशियल बट इंटरेस्ट। जी यहाँ से एक बात ये है कि इतने साल हो गए, 3 टर्म जो कांग्रेस से बाहर चुकी है, और सपोजिटली देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस अभी भी वो सोचती है कि वही जनता है जहां पर टीवी नहीं था, दूरदर्शन कहीं कहीं चलता था, रेडियो बजता था, और लोगों को कुछ भी सुना दें वही आपकी बात समझकर और वो करने चले आएंगे। आज सबसे ज्यादा इंटरनेट, सबसे ज्यादा डेटा कंजप्शन, सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएशन, सबसे ज्यादा फिल्म प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा न्यूज चैनल भारत में, उसके बाद अब वो भारत की जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं कि वो भारत के हित और अहितों को नहीं समझ। देखिए भारत इज यूरोप प्लस नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका कंबाइंड, बिगर देन दैट, है ना। तो भारत में कुछ लोग तो बकवास नहीं, करेंगे। वो तो बात अलग हुई, लेकिन भारत के लोग जितने अवेयर हैं, हर एक इंसान के हाथ में इंटरनेट, मोबाइल फोन है, कंटेंट क्रिएशन ही गली गली के लोग, आंटियां, दादियां, नानियां कर रही हैं भाई। उनको पता है, दुनिया की हर बात पता है। अब आप अब हम यूट्यूब पे ही जितने लोग न्यूज और कंटेंट क्रिएशन कर देते हैं न्यूज कैटेगरी में, हर कोई, जो लोग बॉलीवुड भी करता था और जनरल लोकल पॉलिटिक्स भी करते थे, अब सबके सब जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल आया और जियो पॉलिटिक्स पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि भारत की जनता जियो पॉलिटिकल कंटेंट को कंज्यूम कर रही है, तो मजबूरी हो रही है उन लोगों की भी स्विच करना। तो ऐसे में राहुल गांधी भी बैठ के वे यूट्यूबर्स को समझ में आ रहा है कि भाई जनता को नहीं चाहिए अब कुछ, उनको मीनिंगफुल और ज्यादा गहरा कंटेंट चाहिए। तो ये कहाँ पर अटके हुए हैं? कहने का मतलब ये था, मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ भारत की जनता की बात कर देखिए कैथोलिसिज्म जो है गरीबी लेके आता है, दे सेलिब्रेट पॉवर्टी। अगर कोई जनता गरीब होगी तो सरकार पे डिपेंडेंट होगी, रही हूँ। सरकार के वेलफेयर पे डिपेंडेंट होगी। अब जैसे वो डिपेंडेंट होगी, गरीब होगी, तो या तो उनको चर्च दिखाएं आप जाने के लिए, और जबकि हमारे हिंदू समाज में तो गरीबी को सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। हम तो चाहते हैं कि दरिद्रता बुरा सर्वत सुखिनु भवंतु, आप धन कमाइए, जितना मर्जी है कमाइए। हमारे यहाँ धन को बुरा नहीं माना जाता, हमारे यहाँ कर्म को बुरा माना जाता है कि आपके कर्म खराब होंगे और दूसरों को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको कर्म का फल मिलेगा। लेकिन कैथोलिसिज्म जो आइडेंटिटी है, माइंडसेट है, वो रोमन माइंडसेट है, कीप द पीपल पुअर, सेल देम फेथ। आप एक भी कंट्री दिखा दीजिए मुझे साउथ अमेरिका में जो धनी हो, एक भी, इंक्लूडिंग मैक्सिको। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम फॉर 10% of population is also very high. Unfortunately, we meet only 10% of those people. We don't meet the 90% people. ठीक है? On an average, साउथ अमेरिका में कैथोलिसिज्म इन्फ्लुएंस्ड कंट्रीज, अफेक्टेड कंट्रीज, मैं तो चाहता हूं कि दुनिया इसको टेररिज्म डिक्लेयर करे, कि दे कीप एवरीबॉडी पुअर। ये माइंडसेट आता है इनको, इसलिए वो, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने बोला था ना, क्या जरूरत है, नमक और तेल चाहिए उसको, रोटी खा लेगा। फिर वो आप मछली बेचो जाके, दैट इज अ गुड ट्रेड। ये चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है, और जबकि बंगाल की और एवरेज हाई इनकम मानी जाती है 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का कोई वैल्यू नहीं मुंबई से सिटी में।
आपकी घर में जो काम करने आती हैं वो महिलाएं 30,000 अरे रुपए वो आपसे लेती ज्यादा ज्यादा कमा रही है, क्योंकि आजकल जो भी बंगाली और असमी काम करते थे, दिल्ली में अभी इलेक्शन हो रहे थे तो पूरे दिल्ली खाली हो गया था, ठेली वाले, सब्जी वाले और घर में काम वाले कोई नहीं मिल रहा था। तो वो लोग कई घरों में जाती है, दिन में 5-7 घर जाती हूँ और 40-50 हजार से भी ज्यादा कमाती है। हैं। फटाफट काम किया, झाड़ू पोछा, बर्तन और एक सफाई एक और दो दो सारा लाख कुछ। रुपए कमाते हैं वो लोग। अब हाँ। वो लोग आते हैं अच्छी कारों में, आपसे बेटर कार होगी, है ना। तो तो पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज कि कैथोलिसिज्म जो गरीबी वाला मानसिकता है, लोगों को गरीब रखो, वो कांग्रेस का मानसिकता है। वो आ रहा है कैथोलिसिज्म से, जहां सोनिया गांधी बिलोंग करती है। आपने देखा होगा टेरेसा भी ऐसी करती थी, बच्चों को क्या जी। क्या नहीं किया, इंडियन कोर्ट्स हैड टू इंटरवीन कि हम्म। आप लोग तो बच्चों को मार रहे हैं। अब दूसरा आता है कि जो जो हमारा जो मॉडल है, लेट्स नॉट गो कैपिटलिस्टिक, नहीं जाने का हमको, अर्थशास्त्र का मॉडल। अर्थशास्त्र के मॉडल में लेस टैक्सेस होते हैं, मैक्सिमम 25% टैक्सेस चाणक्य ने, और प्लस स्ट्रॉन्ग सेनाएं, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, सरकार बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होती। ये अमेरिका का मॉडल नहीं है, ये हमारा अर्थशास्त्र का मॉडल है। और फाइनेंशियल पेनल्टीज हैं। तो दैट मॉडल सिक्योर्स एवरीबॉडी। अगर हम चाणक्य ऋषि का मॉडल करें, आपसे हमको कोई मतलब नहीं आप क्या करते हो, बस 25% ही चाहिए अगर आप दे सकते हो तो, एंड दैट विल वेरीफाई, नॉट यू। ओके, वो मॉडल में सबकी ग्रोथ है, क्योंकि लोगों का पैसा ज्यादा है, लोग खर्च ज्यादा कर सकते हैं। और ये जो गरीबी वाला मॉडल है, उसमें एंड में आपको भगवान की तरफ ही मुड़ना पड़ता है, भगवान कुछ दे दो, है ना। अगर भगवान नहीं दिखा, सरकार आप हमको दे दो। अब सरकार आपको एक पकड़ा देगी 1,500 रुपये महीने। 1,500 रुपये में शर्ट भी नहीं आती आजकल इंडिया में। अब कोई ढंग की शर्ट खरीदने जाए, गांव में होगा तो लुंगी खरीद सकते हैं 200-300 रुपए की, या मैं जैसे मैं सस्ते कुर्ते पहनता हूँ वो खरीद सकते हैं लोग, है ना। वो 500 रुपये में आ जाएंगे मैक्सिमम, एक अच्छे स्टोर में जाएंगे तो 2,000 में आएंगे। तो द पॉइंट इज कि ये लड़ाई जो है, ये आइडियोलॉजिकल गरीबी वर्सेस भारतीयता, वो वाली लड़ाई है। जी। और कांग्रेस पार्टी इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री अगेन, ऑन द, अब तो अमेरिका का कैपिटलिज्म भी फेल हो गया है, सो नाउ कैपिटलिज्म हैज अब तो हर कन्वर्टेड। तरफ जिसको आप बोल रहे थे नेशनलिज्म या फिर नेटिविज्म कहना चाहिए, वो हिट है। हर कोई अपने अपनी बात, अपने देश की बात करता है। और भारत वो तो पूरा लोगों ही को नेटिव देश है, एग्जैक्टली। पूरा ही, हम सब तो मूल निवासी हैं वहां के। मेरे तो बिल्कुल किसी भी 7 जनरेशन में कोई बाहर नहीं गया, बिल्कुल। तो हम तो मूल निवासी हैं वहां, कोई हम सेंट्रल एशिया से नहीं आए, हम तो वहीं के रहने वाले हैं, कोई कहीं से नहीं आए हम लोग। सो द पॉइंट इज कि ये जो भारत हैज टू टेक ए लीड, और उसमें अब हमको नए मॉडल्स प्रपोज करने चाहिए। और आपको मैं एक बात और बता दूं, व्हाई अमेरिकन लेफ्ट अपोजेस नेशनलिज्म, क्योंकि जैसे ही नेशनलिज्म प्रमोट होता है, सारे नेटिव्स जो कन्वर्टेड हैं सब अपनी जमीन वापस मांगेंगे, चर्च को बाहर फेंक देंगे उखाड़ के, इसलिए अपोज करते हो। जी। और आपने सेम लॉजिक यूज किया, इसने इसके शब्द देखिए राहुल गांधी के, सेटलर्स वर्सेस आउटसाइडर्स। सबसे बड़ा सेटलर तो तू है, इटालियन की औलाद है ना। उसकी माँ चर्च की, स्क्रिप्ट वही मिली ना, वो जो स्क्रिप्ट मिली वही। एग्जैक्टली उस मूर्ख को ये भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझ जाते तू क्या बोलना चाहता है, तो मैं पूरा वही तो चर्च बोल का रही थी पोजीशन। आपको। मैं हाँ, वही तो बोल रही थी कि आप, जनता इतनी इतनी समझदार है, गांव में बैठा इंसान भी समझता है कि अमेरिका क्या चाहता है, क्या करता है, अमेरिका की क्या चाल होती है, डीप स्टेट कैसे काम करता है। राहुल गांधी को लगता है अभी भी वही जनता है जो दूरदर्शन पे समाचार और चित्रहार देख के बेवकूफ बन जाती थी। बड़े स्मार्ट लोग हैं इंडिया में। अब सब सारे बड़े जो इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं और यूट्यूब बनाते हैं, सारे इंडिया के ही लोग हैं, ज्यादातर इंडिया के यस, मैं वही तो बोली, सबसे ज्यादा कंटेंट कंजम्पशन, क्रिएशन, प्रोडक्शन, न्यूज चैनल, सब कुछ हमारे यहाँ सबसे बड़े देश है इंफॉर्मेशन और इस पूरे उसके बारे में, पूरे इस फील्ड में आते हैं। तो लेकिन खैर, राहुल गांधी है, राहुल गांधी ही रहेंगे, वो तो अटके में वहीं पे और यही बजाएंगे, इसलिए वो बड़ी मुश्किल, तमाम वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन पाए। अब तो लगता है मुझे इस बार वो भी उनके इसके भी लाले पड़ने वाले हैं। तो अब वो बड़ा। एक बस थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगा राहुल गांधी के ऊपर। जी। द मोमेंट, क्योंकि मैं शब्दों को कैच करता हूँ, यही सब मैं लिखता हूँ,
जी जैसे उन्होंने सेटलर्स वर्सेस आउटसाइडर्स बोला, आई अंडरस्टूड इट इज ए कैथोलिक वेटिकन प्रोपेगेंडा। वेटिकन को एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है। जी वेटिकन को चाहिए कन्वर्जन, मेंबरशिप ऑफ चर्च। अंडमान निकोबार आइलैंड से क्लोजेस्ट जो आता है तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु और कुछ हद तक दिस क्लोजेस्ट। ओके, तो आप समझ सकते हैं तमिलनाडु में गवर्नमेंट जो डीएमके की पूरी कैथोलिसिज्म कन्वर्टेड कनेक्टेड है। ये मेन प्रॉब्लम है। और इस बात पे तो मैं तो पता नहीं क्यों भारतीय सरकार क्यों करी इसको, तो केस करें इसके ऊपर, इसकी माँ के ऊपर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जनता तो इस बात को समझ रही है और हमें भी खुलकर सरकार को भी मुझे लगता है कि उनके बीजेपी के प्रवक्ता और सब लोग राहुल गांधी को पैरों में कैसे देते बोलते ही रहते हैं, लेकिन एक तरफ तो ये है कि तिरंगा जो है समुद्र के नीचे लहराता है, जो ये याद दिलाता है, यूनिटी की याद दिलाता है, करेज और रेवोल्यूशन के। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई जमीन पर इस तरह के तमाशे डिबेट चल रहे हैं। भाई द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया तो एनवायरमेंट, ट्राइबल, बायोडाइवर्सिटी होता है, क्या कुछ बात नहीं होती। तो ये तो सारी चीजें सामने आप देखते हैं कि कब तक ये सारी चीजें चलती है। लेकिन कहते हैं कि एक तरफ तो हाथी अपनी चाल चल रहा है, दूसरी तरफ चींटी या खुद के कुछ तो ऐसे कहावत है, मुझे याद नहीं है, तो वो भी चल रहा है। भारत अपनी चाल से आगे बढ़ रहा है, उम्मीद करते हैं कि भारत इसी तरह आगे बढ़ता है और जिस तरह से हम देखते हैं कि इस इशू में भारत चीता था, जी जी अंडमान निकोबार एग्जैक्टली चीता है, चीता है, हाथी बिल्कुल भी नहीं। भारत एकदम चीता, उन्होंने एकदम चीते की स्पीड में काम करके प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिया है। और 11 अब वो साल से काम कर रहे हैं, 11 साल से। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट फाइनली लॉन्च हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत के लिए, इंडियन ओशन में भारत की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, प्रणाम। जय